बहुत पुरानी बात है। एथलगार्ड की कदीम और अजीम शान सल्तनत में, जहां जंगल पुरानी दुनिया के राज अपने सीने में छुपाए हुए थे और दरियाओं का पानी शीशे की तरह शफाफ बहता था, वहां एलारिक नाम का एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह एलारिक एक निहायत मुनसिफ और रहमदिल हुक्मरान था, जिसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शान ना तो उसके जवाहरात के खजाने थे और न ही उसके फौजी दस्ते। उसका सबसे बड़ा फख्र वो एक वाहिद दरख्त था जो उसके शाही बाग के ऐन दरमियान में उगा हुआ था। ये कोई आम दरख्त नहीं था। इसकी शाखों की छाल चांदी की तरह चमकती थी। इसके पत्ते जब हवा में हिलते थे तो किसी सुरीली धुन की तरह आवाज देते थे। और सबसे हैरान कुन बात ये थी कि इस दरख्त पर लगने वाले सेब खालिस सोने के होते थे। हर सुबह बादशाह का खजांची बाग में आता और इन सोने के सेबों को गिनता था, क्योंकि ये सेब ही सल्तनत की खुशहाली और किस्मत की जमानत समझे जाते थे। एक खजां की सुबह दरबार पर उदासी के बादल छा गए जब खजांची ने, जिसका चेहरा खौफ से जर्द था और हाथ कांप रहे थे, बादशाह एलारिक को खबर दी कि दरख्त से एक सोने का सेब गायब है। बादशाह ये सुनकर सख्त घबरा गया और गुस्से में आ गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सल्तनत की किस्मत रूठ न जाए। इसलिए उसने फौरन हुक्म दिया कि बाग की निगरानी की जाए और चोर को पकड़ा जाए। बादशाह के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा शहजादा वलेरियस था, जो ताकतवर तो बहुत था, लेकिन उसमें सब्र नाम की कोई चीज नहीं थी। दूसरा बेटा शहजादा केसियन था, जो बहुत चालाक और मक्कार था, लेकिन साथ ही साथ निहायत सुस्त भी था। सबसे छोटा बेटा शहजादा इलियान था, जो ना तो अपने भाइयों की तरह ताकतवर था और न ही इतना चालाक, लेकिन उसका दिल मासूमियत और हैरत से भरा हुआ था और वो हर छोटी चीज में खूबसूरती ढूंढ लेता था, जिस पर उसके बड़े भाई अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे। सबसे पहले बड़े भाई वलेरियस ने ऐलान किया कि वो चोर को पकड़ेगा। वो अपनी तलवार लेकर बाग में गया और पहरा देने लगा। रात गहरी होने लगी और हवा में रात की रानी की खुशबू फैल गई। वलेरियस चांदी के दरख्त के नीचे टहलता रहा, लेकिन जैसे ही आधी रात करीब आई, बाग पर एक अजीब सा जादुई नशा छा गया। इसकी आंखें बोझल होने लगी, तलवार हाथ से छूट गई और वो गहरी नींद सो गया। जब सुबह सूरज तुलू हुआ तो दरख्त से एक और सेब गायब था। अगली रात दूसरे भाई केसियन ने पहरा देने की जिम्मेदारी ली। उसने शेखी बघारी कि मैं इतना अक्लमंद हूँ कि मुझे नींद नहीं आ सकती, लेकिन बाग का जादू उसकी अक्ल से ज्यादा ताकतवर था। ठीक 12 बजे पत्तों की सरसराहट किसी लोरी की तरह महसूस हुई और केसियन भी नींद की वादियों में खो गया। सुबह हुई तो तीसरा सेब भी गायब हो चुका था। आखिरकार सबसे छोटे भाई इलियान की बारी आई। उसके भाइयों ने जोर से कहकहा लगाया और कहा कि जब हम जैसे बहादुर और अक्लमंद चोर को नहीं पकड़ सके तो तुम जैसा ख्वाब देखने वाला भला क्या कर लेगा। इलियान ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने साथ कोई हथियार नहीं ले गया, बस पानी की एक बोतल साथ रखी ताकि अगर नींद आने लगे तो वो पानी अपने चेहरे पर मारकर जाग सके। आधी रात का वक्त हुआ और वही जादुई नींद बाग पर कहरे की तरह छाने लगी। इलियान ने फौरन ठंडा पानी अपने चेहरे पर मारा और जबरदस्ती अपनी आंखें खुली रखीं। ठीक उसी वक्त जब घंटा घर ने 12 बजाए, आसमान पर एक तेज रोशनी चमकी जिसने रात को दिन में बदल दिया। नीचे की तरफ एक परिंदा उतरा जिसके परों से इतनी शिद्दत की सुनहरी रोशनी निकल रही थी कि उसे देखना मुश्किल था। ये सोने का परिंदा था। जैसे ही उसने दरख्त पर बैठकर सोने के सेब पर चोंच मारी, इलियान झाड़ियों से बाहर निकला। परिंदा घबरा कर उड़ गया। इलियान ने हाथ फैलाया, लेकिन परिंदा पकड़ में न आया। बस उसकी दुम का एक पर टूटकर जमीन पर गिर गया। वो पर अंधेरे में भी इतना चमक रहा था जैसे हजारों मोमबत्तियां जल रही हों। अगली सुबह इलियान ने वो पर बादशाह और वजीरों को दिखाया। शाही सुनारों ने उसे परखा और कहा कि बादशाह सलामत, ये एक पर पूरी सल्तनत की दौलत से ज्यादा कीमती है। बादशाह एलारिक की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने कहा कि अगर एक पर इतना कीमती है तो मुझे वो पूरा परिंदा चाहिए, इसके बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। सबसे पहले वलेरियस, जो शोहरत और दौलत का भूखा था, सफर पर रवाना हुआ। वो एक काले घोड़े पर सवार था और उसके पास सोने से भरी थैली थी। एक घने जंगल के किनारे उसे एक लोमड़ी बैठी हुई नजर आई। लोमड़ी ने उसे देखा और इंसानी आवाज में बोली कि ऐ शहजादे, मुझे गोली मत मारना, मैं एक अदना सा जानवर हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक मुफीद मुशवरा दूंगी। वलेरियस ने हकारत से हंसा और अपनी कमान निकाल ली। उसने कहा कि क्या अब मैं एक जानवर से मुशवरा लूंगा? उसने तीर चलाया, लेकिन लोमड़ी धुएं की तरह गायब हो गई। वलेरियस आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो एक गांव में पहुंचा जहाँ 2 सराय थीं। एक सराय रोशनियों से जगमगा रही थी, वहां से नाच गाने और कहकहों की आवाजें आ रही थीं, जबकि दूसरी सराय बिल्कुल अंधेरी, खामोश और वीरान थी। वलेरियस
टेरियस को ऐशो आराम पसंद था, इसलिए वो रोशन सराय में चला गया। वहां उसे शराब और बुरी सोहबत मिल गई और वो सोने के परिंदे, अपने बाप और अपने फर्ज को सबको भूल गया। एक महीना गुजरा और फिर दूसरा भाई कैसियन निकला। उसे भी रास्ते में वही लोमड़ी मिली। उसने भी लोमड़ी की नसीहत को ठुकरा दिया और उसी गांव पहुंच गया। जब उसने रोशन सराय की खिड़की से अपने भाई को हाथ हिलाते देखा तो वो भी वहीं चला गया और दोनों भाई ऐशो इशरत में पड़ गए और अपना मकसद भूल गए। आखिर में एलीन ने जाने की इजाजत मांगी। बाप ने पहले हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि उसे अपने छोटे बेटे की फिक्र थी, लेकिन एलीन का इरादा पक्का था। वो एक मामूली से घोड़े पर सवार हुआ और अपने साथ सिर्फ रोटी का टुकड़ा लिया। जंगल के किनारे वही लोमड़ी दोबारा जाहिर हुई। उसने कहा कि मुझे गोली मत मारना, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एलीन ने अपनी कमान नीचे कर ली और मुस्कुराया। उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा नन्हे दोस्त। क्या तुम्हें भूख लगी है? उसने अपनी रोटी तोड़ी और लोमड़ी के साथ बांट ली। लोमड़ी ने खाना खाया और कहा कि तुम अपने भाइयों की तरह नहीं हो, तुम्हारा दिल नर्म है। मेरी नसीहत सुनो। तुम एक गांव में पहुंचोगे जहां 2 सराय होंगी, एक बहुत रोशन और शोर वाली होगी और दूसरी अंधेरी और गमगीन। तुम हरगिज उस रोशन सराय में मत जाना, बल्कि उस अंधेरी और खामोश सराय में कयाम करना, चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों ना लगे। एलीन ने लोमड़ी का शुक्रिया अदा किया और पूछा कि लेकिन मैं अपने इस घोड़े पर इतनी जल्दी कैसे पहुंचूंगा? लोमड़ी ने कहा कि मेरे दुम पर बैठ जाओ। एलीन पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर बैठ गया। लोमड़ी ने दौड़ना शुरू किया तो हवा उनके कानों में सीटी बजाने लगी और रास्ता तेजी से गुजरने लगा, यहाँ तक कि वो गांव पहुंच गए। एलीन ने रोशन सराय के संगीत को नजरअंदाज किया और उस अंधेरी सराय में रात गुजारी। अगली सुबह लोमड़ी वहां उसका इंतजार कर रही थी। उसने कहा, अब हम इस किले की तरफ जाएंगे जहां वो सोने का परिंदा रहता है। दोबारा मेरी दुम पर बैठ जाओ। वो हवा से बातें करते हुए एक काले पत्थर के किले पर पहुंच गए। लोमड़ी ने कहा, गौर से सुनो, किले के सिपाही सो रहे हैं, तुम उनके पास से गुजर जाना। एक कमरे में तुम्हें लकड़ी के पिंजरे में सोने का परिंदा नजर आएगा। उसके बराबर में ही एक शानदार सोने और हीरों का पिंजरा भी पड़ा होगा। खबरदार, परिंदे को सोने के पिंजरे में मत डालना, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। एलीन किले में दाखिल हुआ। सिपाही खराटे ले रहे थे। वो कमरे में पहुंचा और देखा कि परिंदा लकड़ी के पिंजरे में चमक रहा है। पास ही हीरों और सोने का पिंजरा पड़ा था। एलीन ने सोचा कि इतनी खूबसूरत मखलूक को ऐसी मामूली लकड़ी में रखना जुल्म है। लोमड़ी की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उसने परिंदे को पकड़ा और सोने के पिंजरे में डाल दिया। जैसे ही परिंदा सोने के पिंजरे में गया, उसने इतनी जोर से चीख मारी कि महल की खिड़कियां हिल गईं। सिपाही जाग गए। उन्होंने एलीन को पकड़ लिया और बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने गुस्से से कहा कि तुम चोर हो, लेकिन मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा अगर तुम मुझे वो सोने का घोड़ा ला दो जो रोशनी की रफ्तार से भी तेज दौड़ता है। एलीन जब कैद से छूटा तो बाहर लोमड़ी मायूस खड़ी थी। उसने कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी दुम पर बैठो। वो सफर करके दूसरे किले पहुंचे। लोमड़ी ने समझाया कि घोड़ा इस्तबल में है, उसके पास एक पुरानी चमड़े की काठी पड़ी होगी और एक सोने की। तुम्हें हर हाल में वो पुरानी चमड़े की काठी ही घोड़े पर रखनी है, सोने की काठी मत उठाना। एलीन इस्तबल में गया। सोने का घोड़ा इंतहाई शानदार था। वो सूरज की तरह चमक रहा था। एलीन ने चमड़े की काठी उठाई, लेकिन फिर रुक गया। उसने सोचा, ये फटा पुराना चमड़ा इस शाही जानवर की तौहीन है। उसने सोने की काठी उठाकर जैसे ही घोड़े की पीठ पर रखी, घोड़े ने इतनी जोर से हिनहिनाया कि पूरा किला कांप उठा। सिपाही दौड़े आए और एलीन को पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने कहा कि तुम्हारी सजा मौत है, मगर अगर तुम सोने के महल से वो खूबसूरत शहजादी ले आओ तो मैं तुम्हें ये घोड़ा दे दूंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। एलीन वापस आया तो लोमड़ी सर हिला रही थी। उसने कहा, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसके बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगी। वो सोने के महल पहुंचे। लोमड़ी ने कहा कि आज रात शहजादी गसल खाने जाएगी, तुम दौड़कर उसके पास जाना और उसे बोसा देना, वो खुशी से तुम्हारे साथ चल पड़ेगी। लेकिन याद रखना, और ये बहुत जरूरी है, कि उसे अपने माँ बाप से खुदा हाफिज कहने की इजाजत मत देना। एलीन अंधेरे में छुपा रहा। जब शहजादी आई जो सुबह की रोशनी की तरह हसीन थी, तो एलीन आगे बढ़ा। शहजादी ने उसकी तरफ देखा और उसकी नर्म आंखें देखकर फौरन उससे मोहब्बत करने लगी। शहजादी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे अपने माँ बाप से आखिरी बार मिल लेने दो। एलीन ने मना किया। उसे लोमड़ी की बात याद थी, लेकिन शहजादी इतना रोई और गिड़गिड़ाई कि एलीन का नर्म दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। जैसे ही शहजादी दरबार में दाखिल हुई, बादशाह जाग गया। एलीन फिर पकड़ा गया। इस बार बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें शहजादी तभी मिलेगी अगर तुम मेरे महल की खिड़की के सामने जो पहाड़ है उसे 8 दिनों में खोद कर हटा दो, ताकि मुझे नजारा मिले। एलीन ने 7 दिन तक मेहनत की, लेकिन पत्थर हीरे की तरह सख्त था। वो जरा सा भी न टूटा। 7वीं शाम वो मायूस बैठा था कि लोमड़ी
लोमड़ी आई। उसने कहा तुम सो जाओ, मैं ये कर दूंगी। जब एलीन सुबह उठा तो पहाड़ गायब था। बादशाह ने अपना वादा पूरा किया और शहजादी उसके हवाले कर दी। वापसी के सफर पर लोमड़ी ने कहा कि अब शहजादी तो मिल गई, लेकिन हमें घोड़ा और परिंदा भी हासिल करना है, क्योंकि वो तुम्हारी आजादी की कीमत है। एलीन ने पूछा कैसे? लोमड़ी ने कहा पहले घोड़े वाले बादशाह के पास जाओ, उसे शहजादी दो। जब वो खुश हो जाए तो कहना कि मैं घोड़े को आखिरी बार चेक करना चाहता हूँ। जैसे ही तुम घोड़े पर बैठो, फौरन शहजादी को खींचकर अपने साथ बिठा लेना और घोड़ा दौड़ा देना। उन्होंने ऐसा ही किया और कामयाब रहे। फिर वो परिंदे वाले कले गए, वहाँ घोड़ा दिया। जब उन्होंने पिंजरा दिया तो एलीन ने कहा मैं घोड़े को आखिरी बार देखना चाहता हूँ। वो करीब गया और फौरन घोड़े पर कूद पड़ा, पिंजरा उठाया और भाग निकला। अब एलीन के पास शहजादी भी थी, सोने का घोड़ा भी था और सोने का परिंदा भी। वो अब एक हीरो था। जब वो वापस उसी जंगल के करीब पहुंचे जहाँ वो पहली बार मिले थे तो लोमड़ी रुक गई। उसकी आंखों में उदासी थी। उसने कहा एलीन, अब हमारे जुदा होने का वक्त आ गया है, लेकिन मेरी एक दरखास्त है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मुझे गोली मार दो और मेरा सर और मेरे पंजे काट दो, ताकि मेरी आजादी हो सके। एलीन खौफ से पीछे हट गया। उसने कहा मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो, तुमने 3 बार मेरी जान बचाई है। लोमड़ी ने सर झुका लिया और कहा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जाते जाते मेरी ये नसीहत याद रखना, कभी फांसी वालों का गोश्त मत खरीदना और कभी किसी कुएं के किनारे मत बैठना। ये कहकर लोमड़ी जंगल में गायब हो गई। एलीन आगे बढ़ा। उसका दिल भारी था, लेकिन उसके पास नायाब तोहफे थे। वो उसी गांव में पहुंचा जहां उसके भाई रुके थे। वहां बड़ा शोर मचा हुआ था, ढोल बज रहे थे। एलीन ने लोगों से पूछा क्या हुआ। एक किसान ने बताया कि 2 चोरों को फांसी दी जा रही है। उन्होंने अपनी सारी दौलत उड़ा दी और जुर्म करने लगे। एलीन ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि वेलेरिस और कैसीन थे। उसका दिल भर आया। उसने जल्लाद से पूछा क्या माफी का कोई रास्ता है? जल्लाद ने कहा हाँ, अगर उनकी कीमत सोने में अदा की जाए। एलीन ने बिना सोचे समझे वो कीमत अदा कर दी, यानी उसने फांसी वालों का गोश्त खरीदा, जैसा कि लोमड़ी ने मना किया था। भाई आजाद हो गए। उन्होंने एलीन को गले लगाया, लेकिन उनके दिलों में हसद की आग जलने लगी कि छोटा भाई कामयाब हो गया और वो नाकाम। वो घर की तरफ चल पड़े। एक दोपहर जंगल में वो एक गहरे कुएं के पास रुके। वेलेरिस ने कहा आओ पानी पीते हैं। एलीन बेख्याली में कुएं की मुंडेर पर यानी किनारे पर बैठ गया। अचानक वेलेरिस और कैसीन ने उसे जोर से धक्का दिया। एलीन अंधेरे में गिरता गया और सूखे कुएं के पैंदे में जा गिरा। भाइयों ने कहकहा लगाया और कहा कि अब सारी शानो शौकत हमारी है। वो शहजादी, घोड़ा और परिंदा लेकर बादशाह के पास पहुंचे। महल में जश्न का माहौल था। बादशाह अपने बेटों को देखकर खुश हुआ, लेकिन जल्द ही खुशी परेशानी में बदल गई। सोने का घोड़ा खाना पीना छोड़कर सर झुका लिया। सोने का परिंदा जो अपनी सुनहरी आवाज के लिए मशहूर था वो खामोश हो गया। शहजादी जो इन जालिम भाइयों से डरती थी वो दिन रात रोती रहती थी। बादशाह ने पूछा ये क्या माजरा है? वेलेरिस ने झूठ बोला कि ये सफर की थकान है, ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो ठीक ना हुए और महल में उदासी छा गई। इधर एलीन कुएं में जख्मी पड़ा था। दीवारें इतनी सीधी थीं कि चढ़ना मुमकिन न था। वो कई दिनों से भूखा प्यासा था जब उसे ऊपर से एक जानी पहचानी शक्ल नजर आई। ये वही लोमड़ी थी। लोमड़ी ने कहा मैंने मना किया था ना कि कुएं के किनारे मत बैठना, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। लोमड़ी ने अपनी लंबी दुम लटकाई। एलीन ने उसे पकड़ा और लोमड़ी ने हैरतकुन ताकत से उसे ऊपर खींच लिया। लोमड़ी ने बताया कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें मारने के लिए जंगल में पहरे लगाए हैं, तुम्हें भेस बदलना होगा। एलीन ने रास्ते में एक फकीर से कपड़े बदले, अपने चेहरे पर मट्टी मली और महल की तरफ चल पड़ा। वो छुपा हुआ शाही सहन में दाखिल हुआ। जैसे ही वो